फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस विजन पर। तो आज हम करेंगे मौलिक अधिकार। इसमें हमारी ये क्लास हो चुकी है और आज हम इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और ये जो सेशन है वो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना। तो चलो शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। इसमें क्या है, अनुच्छेद 24 तक हम पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 24 तक हम पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 25 आज हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद 25 कहता है धर्म की स्वतंत्रता। इसमें कहता है कि अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि धर्म की स्वतंत्रता, कि हमें कोई भी धर्म अपनाने पर कोई प्रतिबंध नहीं, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। अनुच्छेद कौन कहता है? अनुच्छेद 25 कहता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंदर दी गई है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अनुच्छेद आप लगाएं, अनुच्छेद 25 के अंदर धर्म की स्वतंत्रता दी है। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के अंदर दी गई है। हम अगला देखेंगे अनुच्छेद 26 क्या कहता है। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक मूर्त, ठीक है, प्रयोजनों के लिए धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। देखो, हमें किसी भी इसमें अनुच्छेद 25 में कहा है किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 26 क्या कहता है? अनुच्छेद 26 कहता है कि हमें अपने जो धार्मिक कार्यों की कार्य पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, हम अपने विचार वगैरह रख सकते हैं, हम उसका प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि दूसरों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए अपने धार्मिक जो विचारों से। ठीक है, कौन कहता है? अनुच्छेद 26 कहता है। उसका प्रबंधन रखने की स्वतंत्रता जो अधिकार है आपको अनुच्छेद 26 देता है। ठीक है, अगला देखते हैं अनुच्छेद 27 क्या कहता है। अनुच्छेद 27 कहता है कि धर्म की जो अभिवृद्धि के लिए करों के संप्रदाय में स्वतंत्रता। मतलब इसमें है कि आप किसी भी धर्म के नाम पर कर वगैरह नहीं वसूल सकते या टैक्स वगैरह नहीं लगा सकते। कौन कहता है? अनुच्छेद 27 कहता है हाँ, आप शुल्क वगैरह ले सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि यात्रा के दौरान यात्रियों से कुछ शुल्क लिया जाता है, वो उन्हीं की सुविधाओं के लिए लिया जाता है ताकि उन्हें कोई दिक्कत वगैरह ना है उनके, क्योंकि वहाँ पर कैंप वगैरह लगाई जाती है, उनकी सुरक्षा दी जाती है। ठीक है, तो फीस वगैरह लगा सकते हैं। जो टैक्स वगैरह किसी भी धर्म के पर टैक्स वगैरह नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें कहता है अनुच्छेद 27 में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि धर्म के नाम पर टैक्स वगैरह सरकार वसूल सकती है, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? तो धर्म के नाम पर कोई टैक्स वगैरह नहीं लिया जा सकता, शुल्क लगाया जा सकता है। ठीक, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अनुच्छेद 28 देखो, अनुच्छेद 28 क्या कहता है? अनुच्छेद 28 कहता है कि जो हमारी जो धार्मिक कुछ शिक्षा होती है उन पर जो हमारा राज्य है कुछ छूट या सहमति दे सकता है। तो अब उनके ही 4 प्रकार है, कौन कौन से वो अभी देखते हैं। इसने कहा कि कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिसका पूरी तरह रखरखाव राज्य करता है। ठीक है, पूरी तरह जो राज्य करता है। इसमें कहा कुछ ऐसी संस्थाएं जिनका जो प्रशासन है वो राज्य करता है, लेकिन उसका निर्माण वगैरह है वो कौन करती है? कोई ट्रस्ट वगैरह उनका निर्माण करती है। ठीक है, एक ये करता है। विन्यास होता है ट्रस्ट। एक राज्य द्वारा मान्य, कुछ जो संस्थाएं होती है वो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। ठीक है, और कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जो राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त करती है। ये इसमें दिया गया है धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कई बार। अब अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अनुच्छेद 29 कहता है कि संस्कृति और शिक्षा। देखो, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। देखिए, इसमें क्या है कि संस्कृति और शिक्षा है, कुछ हमारी जो कुछ संस्कृतियाँ होती है या फिर हमारी कुछ जैसी बोली वगैरह होती है उसकी सुरक्षा रखने का अधिकार हमें देता है। कौन सा अनुच्छेद देता है? कौन अनुच्छेद देता है? 29। ठीक है, अनुच्छेद 29 अनुच्छेद शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। इसमें कहता है कि कुछ जो अल्पसंख्यक होते हैं देश में उनको अपनी संस्था स्थापना करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 30 देता है। ठीक है, अब अनुच्छेद 32 क्या कहता है? अनुच्छेद 32 कहता है कि संवैधानिक उपचारों संविधान में जो उपचार दिए गए हैं उपचारों का अधिकार। ठीक है, इसमें कहा है कि जो अधिकार हमें दिए हैं, जो मौलिक अधिकार दिए हैं, उनकी सुरक्षा कौन करेगा या उनका उपचार कौन करेगा? अगर उनका उल्लंघन हो जाता है तो
अनुच्छेद 32 करेगा। कौन करेगा? अनुच्छेद 32। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर उल्लंघन हो भी जाता है तो क्या हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं? अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं रीट के बारे में। अब कौन कौन सी रीट है वो जारी की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट कौन सी रीट जारी कर सकता है, हाई कोर्ट कौन सी रीट जारी कर सकता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब रीट तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जारी कर सकते हैं। ठीक है, मूल अधिकारों पर दोनों रीट जारी कर सकती है, लेकिन हाई कोर्ट पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जारी करनी पड़ेगी मूल अधिकारों पर। ठीक है, इसमें लिखा गया है मूल अधिकार। अब जो रीट जारी करती है सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत, वो पूरे भारत पर किसी भी क्षेत्र पर लगा सकती है, लेकिन हाई कोर्ट है वो जारी कहाँ तक कर सकती है? वो अपने क्षेत्र तक ही रीट को जारी कर सकती है अनुच्छेद 226 के तहत। अब न्यायालय कहता है कि अगर लोग है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट रीट जारी कर सकती है, अगर क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह होती है क्या वो रीट जारी कर सकती है? तो वो रीट जारी नहीं कर सकती। हाँ, उनको अधिकार दे सकता है, लेकिन उनको अधिकार कौन देगी? उनको हमारी संसद अधिकार दे सकती है रीट जारी करने का। कौन? संसद। अब बात करते हैं कि कितने प्रकार की रीट न्यायालय जारी कर सकता है। तो न्यायालय है वो 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि न्यायालय है वो कितने प्रकार की रीट जारी कर सकता है, तो 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन कौन सी रीट जारी कर सकता है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी कर सकता है, परमादेश रीट जारी कर सकता है, प्रतिषेध रीट जारी कर सकता है, उत्प्रेषण रीट जारी कर सकता है और अधिकार परीक्षा रीट जारी कर सकता है। ठीक है, ये न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। अब न्यू ऐसे क्वेश्चन आए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि किसी को मेरे सामने पेश करना। ठीक है, उसके शरीर को मेरे सामने पेश करना, ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, जैसे कि किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है, अगर इसको 24 घंटे या 2 दिन पेश नहीं किया जाता है तो उसका कोई मेंबर है, फैमिली मेंबर, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी कर सकती है और उसको अपने सामने बुला सकती है। तो ये कौन होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट। और इसका ध्यान रखना है कि बंदी जो, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट है वो किसके विरुद्ध जारी की जा सकती है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो किसके विरुद्ध जारी की सकती है? सार्वजनिक और निजी दोनों प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी कर सकती है। कौन सी रीट होती है? वो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जा सकती है। अगला देखते हैं, अगला कहते हैं परमादेश रीट। परमादेश जो रीट होती है वो सार्वजनिक प्राधिकरण के विरुद्ध जारी की जा सकती है। इस बात का भी ध्यान रखना, जो परमादेश रीट है वो सार्वजनिक प्राधिकरण के विरुद्ध जारी की जाती है। जो बंदी जो प्रत्यक्षीकरण रीट है वो दोनों निजी और सार्वजनिक दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। ठीक है, परमादेश रीट है किसी को आदेश देना। ठीक है, किसी को आदेश देना, जैसे कि कोई सार्वजनिक अधिकारी कार्य नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ हम रीट जारी कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उसको आदेश दे सकती है। ठीक, अब है प्रतिषेध रीट। प्रतिषेध रीट होती है किसी का जो आदेश है, किसी के जो आदेश को रोकना, जैसे कि हाई कोर्ट ने किसी को फांसी देती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट रोक सकती है। ठीक है, वो होता है प्रतिषेध रीट। अब बात करेंगे कि ये किसके विरुद्ध जारी की जा सकती है, तो ये न्यायिक और अन्यायिक प्राधिकरण के विरुद्ध जारी की जा सकती है। अगला देखते हैं उत्प्रेषण का होता है किसी को जो आदेश दिया है उसको रद्द करना, किसी आदेश को रद्द करना, जैसे कि हाई कोर्ट है किसी को आदेश देती है और सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर सकती है। ठीक है, तो जैसे कि निचले जो कोर्ट को आदेश दिया है अगर उसको सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? रद्द कर सकती है। अगर इसके बारे में बात करें कि इसमें कौन कौन से प्राधिकरण किस प्राधिकरण के विरुद्ध जारी किया जा सकता है उत्प्रेषण रीट, तो ये न्यायिक अर्धन्यायिक दोनों के विरुद्ध, प्लस में इसमें प्रशासनिक जो प्राधिकरण है उनके विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है उत्प्रेषण रीट, उनके विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। अब बात कर देंगे जो अधिकार परीक्षा है, अधिकार परीक्षा, तो अधिकार जो परीक्षा रीट है वो, जैसे कि हम बात करें जैसे कि कांस्टेबल है वो एसआई का जो काम है वो कर रहा है तो उसको जो सुप्रीम कोर्ट है वो आदेश दे सकती है कि आप
तो आप किस योग्यता पर ये कार्य कर रहे हैं, तो उसे सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकते हैं अधिकार परीक्षा रीट के द्वारा। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना कि इन चारों के अलावा इसे कोई किसी के द्वारा भी जारी करवाया जा सकता है अधिकार परीक्षा को। ठीक है, इन चारों के अलावा। अब बात करते हैं कि जो अनुच्छेद 33 है, अनुच्छेद 33 क्या करते हैं? अनुच्छेद 33 जैसे कि हम मान लेते, जैसे कि आईबी का कोई अधिकारी है तो उस पर भी कुछ मूल अधिकार है, उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हमारी संसद उन पर मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे कि क्योंकि जैसे कोई आईबी का व्यक्ति है, अगर वो सूचना वगैरह आईबी का व्यक्ति अगर सूचना वगैरह लीक कर दे तो ये हमारे देश को खतरा हो सकता है, इसलिए उन पर कुछ प्रतिबंध लगाया जाता है। संसद उन पर प्रतिबंध लगा सकती है, उनके मौलिक अधिकारों पर। ठीक है, ये क्या अनुच्छेद 33 में। इसलिए उनको, जैसे सैनिक, हमारे सैनिकों को सभा वगैरह करने का अधिकार नहीं है इसमें। अनुच्छेद 34 क्या कहते हैं? अनुच्छेद 34 कहते हैं कि जो हमारे जो मार्शल लॉ है, मार्शल लॉ और मूल अधिकार, क्योंकि मार्शल लॉ आपको पता है कि अशांत क्षेत्र या युद्ध की स्थिति में लगाया जाता है मार्शल लॉ। अब इसमें क्या कहते हैं कि जो हमारी जो संसद है वो हमारे सैनिकों को कुछ विशेष अधिकार दे सकता है, वगैरह में जा सकते हैं, जैसे सुबह हो शाम हो, या उनकी तलाशी ले सकते हैं। तो अनुच्छेद 34 ये अधिकार देता है। अनुच्छेद 35 क्या कहता है? अनुच्छेद 35 कहता है कि जो हमारी संसद है उनको कुछ मूल अधिकारों पर कानून बनाने का अधिकार देता है। अधिकारों को हमने कंप्लीट कर लिया है। कल हम करेंगे अगला सेशन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करें अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।